हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलो, तो कल क्या पढ़ रहे थे हम? अच्छा, पढ़ लिए थे, है ना? देखो, एक तो हमने कल राजस्थान की संस्थाएं पढ़ना शुरू किया था, एक तो हमने पढ़ा था निदेशालय। बताओ, निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1950। देखो, ये आपके सिलेबस में है, मेरे नहीं है। और एक बात और बता दूं, मुझे याद है ये, है ना? आपको याद करना जरूरी है। कब हुई थी? 1950 में। कहां पर? बीकानेर में। किस नाम से हुई? राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर। अच्छा, इसका मुखिया कौन होता है? निदेशक। किस रैंक का होता है? आईएएस। और ये जो निदेशालय, इसका विभाजन कब हो गया और कब कार्य करना प्रारंभ किया? अलग अलग 1/1/1998 को। एक बन गया था प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और दूसरा बन गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। आपके शिक्षा विभाग का प्रबंधन का सबसे उच्चतम स्तर यही है। शिक्षा विभाग के प्रबंधन का सबसे उच्चतम स्तर यही होता है। आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट जो भेजा जाएगा ना, वो निदेशालय भेजा जाएगा। जब भी आपने, मान लो आप आपस में स्कूल में थे, हेडमास्टर साहब से या प्रिंसिपल से आपकी लड़ाई होगी, आपने प्रिंसिपल साहब को 2 थप्पड़ रख दिया, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर आपको पहले आपको डीओ कार्रवाई करेगा, जो आपको नियुक्ति देगा। आपका नियुक्ति अधिकारी डीओ होता है, जो एलिमेंट्री का होता है। डीओ हेडक्वार्टर होता है, एक जिले में एक होता है, जिसमें एक डीओ रैंक का व्यक्ति बैठता है। 2 हेडक्वार्टर होते हैं जिले में, एक डीओ एलिमेंट्री और एक डीओ सेकेंडरी। आपको जो ज्वाइनिंग देगा वो डीओ एलिमेंट्री देगा। यदि आपकी पोस्टिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होती है तो आपको डीओ एलिमेंट्री, वो डीओ सेकेंडरी वाला देगा। खैर, उसके बाद यदि डीओ से मामला काबू में नहीं आता है तो आपको भेजा जाएगा जेडी के पास, जॉइंट डायरेक्टर के पास। जॉइंट डायरेक्टर से भी मामला काबू में नहीं आएगा तो आपको भेजा जाएगा डायरेक्टर के पास। फिर डायरेक्टर अपने आप काबू में ले लेगा और फिर वो आपको टर्मिनेट करे, बर्खास्त करे, वो आगे की बात है। खैर, निदेशालय 2 भागों में बंट गया, एक प्रारंभिक वाला और एक हो गया माध्यमिक वाला। प्रारंभिक वाले और माध्यमिक वाले दोनों का काम तो सेम ही होता है, शिक्षा का संचालन करना, मॉनिटरिंग करना और गुणवत्ता के लिए प्रयास करना। लेकिन प्रारंभिक को एक काम क्या दे दिया? साक्षरता। और उधर इसको क्या दे दिया? क्या दे दिया है? भाषा विकास का। और साथ में एक दे दिया प्रकाशन का। किसका प्रकाशन करता है वो? शिविरा। कब? शिविरा का पूरा नाम? कब शुरू हुई और लगातार कब आने लगी? पूछा नहीं जाएगा हमसे, जीके नहीं है ना शिविरा के मामले में, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा शिविरा में कुल कितने अंक आते हैं? 11 अंक आते हैं। पहला कब आता है? ज्वाइंट कौन सा आता है? स्पेशल कौन सा आता है? और इसमें क्या छपता है? सूचना, घोषणा, आदेश, नवाचार, योजनाएं वगैरह वगैरह। इसके बाद में अगली संस्था पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। कहां पर है? मुखिया कौन होता है? पंजीयक। किस रैंक का होता है? डीडी रैंक का। अच्छा, इसका काम क्या है? परीक्षाएं करवाना, जैसे 5वीं 8वीं डीएलएड, संगीत भूषण, संगीत प्रभाकर, एनएमएस आदि परीक्षाएं करवाना। फिर इसके बाद में आरसीई, एक स्वायत्तशासी संस्थान है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन है। वो तो हमने टेबल में देख लिया है। पूरा नाम बताओ? ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हिंदी में कब स्थापित होता है? मुखिया कौन होता है? आयुक्त। क्या होता है? वरिष्ठ। इस कार्य बताओ? प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए योजनाएं चलाना। जैसे बड़ी योजना कौन सी चली है? एसएसए। फिर आता है आरसीएससी। पूरा नाम? इसका मुखिया कहां स्थित है? ये
कार्य बता दो। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए योजनाएं चलाना, जैसे रमसा। इसके बाद में RCSE, बताइए पूरा नाम। स्कूल एजुकेशन कब स्थापित हुई? और इसको स्वायत्त शासित मतलब पंजीकरण कब किया गया? 3 सितंबर 2020 को पंजीकरण किया गया। और इस संस्था का कार्य क्या होता है? स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए परियोजनाएं चलाना। इसके बाद में बस इतनी पड़ी थी, आगे बढ़ो तो आगे बढ़ो और अगली संस्था लिखो। कौन सी संस्था लिखे? एक बार टेबल दिखाओ देख। टेबल वो जो राजस्थान वाले 2 टेबल्स बनाई थी ना हमने, प्रारंभिक और स्वायत्त शासी। हाँ, ये डाइट और वाइट को छोड़ो एक बार। चलो 1-2 छोटी छोटी संस्थाएं भी पढ़ लेते हैं ना, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। लिखो राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड कहां पर है ये? वेरी गुड, जयपुर में। अच्छा, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1987 में। 1987 में। क्या बता सकते हैं इसका मुखिया कौन होता है? इसके मुखिया का नाम होता है अध्यक्ष। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, दुनिया का कोई भी बोर्ड होगा ना, उसका मुखिया हमेशा अध्यक्ष ही होगा। दुनिया की कोई भी परिषद होगी ना, उसका मुखिया आयुक्त होगा। मतलब यदि काउंसिल है तो उसका कमिश्नर होगा, यदि बोर्ड है तो उसका चेयरमैन होगा, मतलब अध्यक्ष होगा। ध्यान रखिएगा। तो इसका मुखिया कौन होता है? अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष कैसे आता है? देखो, जो कमिश्नर होगा वो तो सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। कमिश्नर होगा, सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। ये मान लीजिए मनोनीत, सरकार ने किसी को मनोनीत कर दिया। और चेयरमैन जो होगा वो सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपॉइंट होता है ना, नियुक्त होता है, वो कोई ना कोई एक प्रोसेस से गुजर के आता है। हालांकि चलती सरकार की है प्रोसेस, तो जो सरकार चाहेगी वही प्रोसेस होगी, कोई दूसरी प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा नियुक्त होता है। अध्यक्ष हमेशा क्या होता है? सरकार द्वारा नियुक्त। ये लो, सरकार द्वारा हो गया नियुक्त। ठीक है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? मुकेश आवाज देख, ऑनलाइन वाले कमेंट कर रहे हैं आवाज नहीं आ रही। हाँ, कार्य में लिखो शिक्षा कर्मी योजना का संचालन करना। 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 ठीक है। अच्छा, शिक्षा कर्मी योजना क्या है? बहुत पहले की योजना है, पुरानी योजना है। लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इसके बारे में, ताकि इस बोर्ड को समझ में आ जाए कि अपने को इस बोर्ड की स्थापना क्यों की। मैं कौन सी योजना की बात कर रहा हूं? शिक्षा कर्मी योजना। शिक्षा कर्मी योजना। शिक्षा कर्मी योजना की शुरुआत राजस्थान में 1984 में की गई है। कब की गई है? सुनो एक बार। 1984 आज से काफी पहले की बात है ना। कितने समय हो गया? 40 साल पहले की बात हो गई। लगभग 40 साल हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब 40 साल पहले क्या आज जैसी सिचुएशन थी हमारी एजुकेशन की? ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इतनी जागरूकता भी नहीं थी। 1984 में यदि कोई व्यक्ति 10वीं पास कर लेता था तो मेरे ख्याल से वो बहुत योग्य व्यक्ति माना जाता था, बहुत एजुकेटेड माना जाता था। जो 1984 में 10वीं पास कर रहा है, 8वीं पास पर भी बहुत कुछ था,
5वीं पास पर भी था, और बिना पास पर भी आर्मी वार्मी में ये तो पास की कोई जरूरत ही नहीं थी उस टाइम में। उस टाइम ऐसे ही नौकरी वोकरी लग जाया करते थे। लेकिन 8वीं 10वीं पास कर लेता तो बहुत बड़ी बात थी। अभी वर्तमान में अपन कितनी भी बार एमए कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, कितना ही पढ़ लें, उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू उस टाइम में 10वीं पास किए हुए व्यक्ति की हुआ करती थी। जागरूकता का अभाव था, इसलिए एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा वीक था। फिर दूसरी बात हुआ क्या कि जैसे मान लो मैं 1984 की बात करूं, 1980 की बात करूं, उस टाइम बहुत सारे स्कूल भी कम ही थे, लेकिन बहुत सारे जो स्कूल थे ना, उन स्कूलों में वो एकल शिक्षक स्कूल थे। मतलब एक ही टीचर की नियुक्ति मुश्किल से हो पाती थी। मान लो 5वीं तक का स्कूल है, 8वीं तक का स्कूल है, उसमें एक टीचर है। अब एक टीचर होगा और वो पढ़ाएगा, कितना पढ़ा देगा? कोई बात नहीं, जब तक है तब तक तो पढ़ा रहा है। इतने ही बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि जो किसान मजदूर लोग हुआ करते थे, वो किसान मजदूर लोग पढ़ाई को कुछ समझते ही नहीं थे। उनको लगता था खेती सब कुछ है, मजदूरी सब कुछ है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ है ही नहीं, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं थे, बहुत कम भेजा करते थे। तो इतने ही जो 20 30 50 या 10-20 बच्चे होते थे, उन बच्चों को वो मास्टर जी पढ़ाते रहते थे। लेकिन मान लो कई बार उन गुरुजी को जम गया कि यार मैं तो गाँव जाऊँगा, तो गाँव तो जाएंगे ही जब अपना गाँव है तो। अब मान लो जैसलमेर लगे हुए हैं गुरुजी और है जयपुर के। 1984 में ऐसी संचार की और परिवहन की सुविधा भी नहीं थी हमारे पास। भाई पहले फोन करते हैं या स्टेटस लगाते हैं कि आई एम गोइंग टू गाँव, मैं गाँव जा रहा हूँ, इतने दिन की छुट्टी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं था। कोई सूचना नहीं थी सामने से कि भाई पराठे बना के तैयार रखना, मैं आज गाँव आ रहा हूँ। ऐसी कोई सूचना, कोई समाचार की परिवहन। अच्छा, परिवहन का मतलब ये था कि ऐसी अपने पास ऐसा नहीं था कि गाड़ी उठाई रवाना हो गए। 1984 1980 की बात करो आप, गांव में एक आध गांव में कहीं न कहीं एक आध ट्रैक्टर मिलता था, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी हुआ करती थी अपने पास में, मोटरसाइकिल तो अपना ज़्यादा काम ही नहीं था, कभी देखी ही नहीं होगी। और फिर दूसरी बात, इतने वो रास्ते भी तो नहीं थे। अब जैसलमेर से जो रवाना हो रहा है उसको तो पैदल ही चलना है, तभी जाके वो धीरे धीरे कभी पड़ता, कभी उड़ता, कभी बैलगाड़ी में, कभी ऊंट गाड़ी में, कभी पैदल, कभी कई बार कुछ गाँव में एक आध बसें चला करती थी, वो भी एक ही होती थी फिक्स। अच्छा, वो आज की बस निकल गई तो कल 24 घंटे बाद मिलेगी वापस। तो ऐसे करते करते गुरुजी को 5-7 दिन लग जाते थे जयपुर पहुंचने में। इसीलिए देखो मारवाड़ के इलाके में, ये बाड़मेर के इलाके में गुड़हाल बनी होती है। गुड़हाल होती है ना, गुड़हाल ही बोलते हैं ना उसे, क्या बोलते हैं? गुड़हाल होती है। अरे उसका मतलब होता है गुड होल। उसका मतलब क्या होता है? गुड होल। अंग्रेजों ने नाम निकाला है गुड होल। अंग्रेज जब यहाँ घूमने आते थे, अच्छा आज भी वो बिल्कुल उसके दरवाजे खुले रहते हैं, गुड़ाल में दरवाजे खुले रहते हैं। अंदर घर की तरफ तो बंद है, लेकिन बाहर की तरफ वो दरवाजे क्या होंगे? खुले रहेंगे। घर की तरफ बंद हो सकते हैं, लेकिन बाहर मतलब वो एक मान लीजिए आप गेस्ट रूम होता है, हर घर में बड़ा एक गेस्ट रूम होता है जिसके दरवाजे खुले रहते हैं। आप वहाँ जा रहे हो ना, चलते चलते पैदल चलते आपको अंधेरा हो गया है, आपको रुकने की इच्छा है, तो वहाँ ये नहीं ढूंढना है कि भाई हम लोग उस पर देखें कि होटल कहाँ है, कितनी दूर है, गूगल पर सर्च करें और होटल वाले से फ़ोन करें और वो आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई खाने का फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग गए और सीधे उस गुड़ाल खुली पड़ी है, उसमें एक चारपाई लगी हुई है, पास में पानी रखा हुआ है, मतलब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होने के लिए वहाँ पूरा संसाधन है। और अंदर जाते वक्त खंकार करते जाते हैं मतलब अंदर पता लग जाता है कि कोई ना कोई मेहमान आ गया है। अब वो मेहमान वहाँ बैठेगा तो वो उसको खाना वाना खिला देंगे, आराम से रहेगा, सुबह आराम से स्नान वनान करके वहाँ से निकलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। ये मारवाड़ की मतलब बहुत बड़ी विशेषता ही है, छोटी विशेषता नहीं है कि जो राहगीर होते थे उनको रुकने की व्यवस्था दी जाती थी। अब वो गुरुजी 5-7 दिन में जयपुर पहुंचे तो उनको हो गया 5-7 दिन, मान लो घर गए तो लावणी चल रही थी, लावणी चल रही, घर वालों ने कहा लावणी करवाओ। लावणी समझते हो ना, फसल काट रहे थे, घर वालों ने कहा लावणी करो, लावणी करवाने लगे। 5-7 दिन वापस आने में लगे, ऐसे करके 15-20 दिन हो गए। अब 15-20 दिन तक अकेले ही मार साहब थे, तो बच्चे क्या करेंगे? उसका इंतजार करेंगे। इतनी जागरूकता थोड़ी थी कि बच्चे इंतजार करेंगे कब आए गुरुजी, कब आए गुरुजी। नहीं, वो अपने अपने काम धंधे लग जाया करते थे। वो 1-2 दिन जब बच्चा घर रहता था तो घर वाले कहते नहीं आएंगे अब गुरुजी, स्कूल बंद हो गई है, यूं कह के उनको काम लगा लिया करते थे, अपने काम में व्यस्त हो जाया करते थे। अच्छा, अब इसका प्रतीक भी क्या कि गुरुजी अब आएंगे कब नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि स्टेटस या व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्माइल प्लेटफॉर्म की तरह, भेज दिया सब विभागों के पास, बोले कल से स्कूल खुलेगा, इतनी बजे से खुलेगा, आ जाइए। ऐसा कोई साधन नहीं था। तो क्या किया करते थे? एक झंडा रखा करते थे। झंडा मतलब तिरंगा नहीं है, लेकिन एक कपड़े का झंडा बनाकर रखते थे।
उसको स्कूल के ऊपर लगा कर रखते थे। लंबी लकड़ी ले ली और उसके ऊपर लगा दिया, ताकि वो गांव में दूर से ही बच्चों को दिख जाए कि वो झंडा ऊंचा है, इसका मतलब स्कूल खुली है। और जिस दिन वो झंडा नीचा होता था, इसका मतलब आज स्कूल क्या रहेगी, बंद रहेगी। यही प्रतीक होता था और कोई दूसरा प्रतीक नहीं होता था। वो दूर से ही बच्चे देखते थे, गांव से ही देखते थे, हाँ झंडा ऊंचा है, इसका मतलब आज स्कूल खुली है। और गुरुजी जैसे ही स्कूल से निकलते थे, झंडे को क्या करते थे, नीचे कर देते थे। अब लगातार 2-4 दिन बच्चे देखते, झंडा नीचा ही रहता, दिखता नहीं, तो घर वाले कहते कि बेटे बेटे क्या करो, चलो काम लगो। वो अपने काम लग जाते। 20 दिन में वो इतने व्यस्त हो जाते कि घर वालों के उस काम में उनके बिना काम चलता ही नहीं था, तो वो अपने अपने काम में मस्त हो जाते थे। अब पढ़ाई वढ़ाई का वापस चिंता नहीं थी उनको। 20 दिन बाद गुरुजी पहुंचे, आके बोले झंडे को कितना ही ऊंचा कर ले, कोई भी पढ़ने नहीं आता था। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, बहुत बड़ी समस्याएं थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए 1984 में हमने एक योजना चलाई जिसका नाम था शिक्षाकर्मी योजना। इस योजना में 1984 में तो हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई है, केवल अजमेर के बिनाज से। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है परीक्षण के तौर पर चलाना, यदि सफल रही तो आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो हमने 1984 में अजमेर के बिनाज से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत की, जिसे 1987 में पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। और इस योजना में जो भी एकल शिक्षक विद्यालय थे, उन विद्यालयों में उसी गांव के अधिक पढ़े लिखे युवक को संविदा पर टीचर बनाया गया, जिसको नाम दिया गया शिक्षाकर्मी। क्या नाम दिया गया, शिक्षाकर्मी। अब शिक्षाकर्मी कौन होगा, शिक्षाकर्मी की नियुक्ति कैसे होगी, शिक्षाकर्मी कहां लगेगा, शिक्षाकर्मी को कितना अवकाश मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, कैसे शिक्षाकर्मी का प्रमोशन होगा और कैसे उसका ट्रांसफर होगा, सारी चीजों को मैनेज करने की जिम्मेदारी के लिए हमने जयपुर में एक बोर्ड बना दिया, जिसका नाम क्या था, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड। तो इसका काम हो गया ना अपने आप ही, किस योजना का संचालन करना, शिक्षाकर्मी योजना का संचालन करना। लिखो, इस शिक्षाकर्मी को हमने पैरा टीचर्स के नाम से आगे चलाया था। याद है, आपने सुना पैरा टीचर्स, डीपीईपी में इसका नाम बदल के हमने पैरा टीचर्स कर दिए थे। लिखो, नीचे नोट लगा के लिखो। लगे हुए हैं पैरा टीचर्स, पहले थे, अब तो प्रमोशन हो गया, सेकंड ग्रेड हो गए। अच्छा, पैरा टीचर्स को भी बीच में फिक्स कर दिया था, उनको प्रबोधक बना दिया था, और प्रबोधक से फिर पिछले दिनों डोटासरा जी ने उनका प्रमोशन करके वरिष्ठ प्रबोधक बना दिया है। हाँ, तो इस योजना के तहत खुले थे। शिक्षाकर्मी के नाम से स्कूलों के नाम नहीं है यार, वो एक अलग मैटर होगा। इसका मैटर तो मतलब इतना था कि शिक्षाकर्मी शिक्षक लगाना है। डीपीपी में आए थे वो 1994 में, उस टाइम के हैं। लिखो, नोट लगा के लिखो। लिखो, शिक्षाकर्मी योजना के तहत, शिक्षाकर्मी योजना के तहत उसी गांव के पढ़े लिखे युवक को, उसी गांव के पढ़े लिखे युवक को शिक्षाकर्मी बनाया जाता था, शिक्षाकर्मी बनाया जाता था। शिक्षाकर्मी बनाया जाता था ताकि एकल शिक्षक विद्यालयों में, ताकि एकल शिक्षक विद्यालयों में शिक्षण कार्य बाधित ना हो। बाधित न हो। कंटिन्यू करना ना। इस योजना को 1984 से
शिक्षण कार्य बाधित ना हो, फिर कंटिन्यू चलना है ना। इस योजना को 1984 से 1984 से अजमेर से 1984 से अजमेर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया। अजमेर से पायलट, हेलीकॉप्टर वाला पायलट होता है ना, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया, जिसे 1987 1987 में संपूर्ण राज्य में विस्तृत कर दिया, संपूर्ण राज्य में विस्तृत कर दिया गया। संपूर्ण राज्य में विस्तृत कर दिया गया। बस यही बोर्ड था अपना ना। उसका नाम क्या हो जाएगा? शिक्षा कर्मी बोर्ड। इसी तरह से एक अगला बोर्ड भी लिखो, राजस्थान मदरसा बोर्ड। ये कहां पर है? जयपुर में। क्या बता सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में। क्या बता सकते हैं इसका मुखिया कौन है? मैंने बताया ना, बोर्ड का मुखिया हमेशा कौन होता है? अध्यक्ष होता है। कार्य, कार्य क्या कार्य होता है बताओ? लिखो कार्यों में नंबर 1 लिखो, कार्यों में नंबर 1 लिखो। लिखो मदरसों को पंजीकृत करना। मदरसों को पंजीकृत करना। मदरसों को पंजीकृत करना। दूसरा लिखो, सेकंड लिखो, मदरसों को संसाधन उपलब्ध करवाना। 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 अगला लिखो, मदरसों में दी जा रही मदरसों में दी जा रही दीनी तालीम। मदरसों में दी जा रही दीनी तालीम क्या होती है? दीनी यानी होता है प्राचीन या परंपरागत, तालीम यानी होता है शिक्षा। और प्राचीन शिक्षा कौन सी दी जा रही है मदरसों में? धार्मिक शिक्षा। लिख लो कोष्टक में धार्मिक शिक्षा। मदरसों में दी जा रही दीनी तालीम के साथ साथ नई तालीम के साथ साथ नई तालीम नई तालीम कोष्टक में लिखना है आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, की व्यवस्था करना। नई तालीम की व्यवस्था करना। अच्छा, आप मदरसा जानते हो क्या? जानते हो क्या होता है? जहाँ अल्पसंख्यक
बच्चे पढ़ते हैं। मकतब जानते हो क्या? मकतब मतलब नहीं, मकतब है। कोई नहीं जानता है? पहले मैं थोड़ा ऑनलाइन वालों से क्या कर लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, या इनको कुछ लोगों को ऊपर वाले ने भेजा तो सही, लेकिन भेजे में भेजा नहीं भेजा, कमी ये रह गई। नहीं नहीं, मैं तो ये ऑफलाइन वालों के बारे में कह रहा हूँ। हैं? आवाज़ नहीं आ रही है यार? आज इस आवाज़ को क्या हो गया? बाकी मैं नाश्ता भी करके आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। दीनी तालीम के कोष्टक में क्या बोला था? दीनी तालीम के कोष्टक में धार्मिक शिक्षा बोला गया था। देखो, एक तो इन्होंने सवाल पूछा कि सर कल जितनी भी संस्थाएं थी उन सब के आपने मुख्य आयुक्त लिखा है, तो क्या एक ही व्यक्ति होता है क्या? है? एक ही व्यक्ति होता है क्या? नहीं, एक ही व्यक्ति नहीं होता है। देखो, घर का मुखिया पिता होता है, लेकिन पूरी दुनिया का पिता एक ही नहीं होता है। सबके पिता अलग अलग होते हैं। उसका नाम तो पिता ही होता है ना। जैसे एक बच्चा कहता है कि मेरे पापा, और दूसरा बच्चा कहता है मेरे पापा, और तीसरा कहता है मेरे पापा। इसका मतलब दुनिया में एक ही पापा है क्या? पापा सबके अलग अलग एक नहीं है। उसी प्रकार से पद का नाम होता है आयुक्त, और आयुक्त अलग अलग होते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई। और दूसरा पता नहीं क्या पूछा था, दूसरा एक और पूछा था इन्होंने। खैर रेखी, आप सुनो अब ध्यान से। देखो, मकतब होता है ना, जैसे प्राइमरी स्कूल है उसे मकतब कहते हैं, और जैसे अपर प्राइमरी स्कूल है उसे हम लोग मदरसा कहते हैं। इसका मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है उसे मकतब बोलते हैं, और बड़े बच्चों के लिए होता है उसे क्या बोलते हैं? मदरसा। आपको पता है अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा गया है कि कोई भी संप्रदाय यानी कोई भी धर्म, कोई भी जाति या कोई भी वर्ग अपनी कला, संस्कृति और भाषा को बचाए रखने हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। तो हम लोग अपनी संस्कृति को अपना धर्म मानते हैं, और हम लोग धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलते हैं। जैसे हिंदुओं में वो संस्थाएं हैं वैदिक पाठशालाएं, मुसलमानों में वो संस्थाएं हैं मकतब और मदरसा, ईसाइयों में वो संस्थाएं हैं ईसाई मिशनरीज, बौद्धों में और जैनों में वो संस्थाएं बौद्ध विहार, जैन मठ आदि प्रकार की संस्थाएं हैं, जो अपने धर्म को यानी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। देखो, सर्वाधिक मकतब का अर्थ मदरसा। हाँ, मकतब का अर्थ मदरसा मतलब ये कि मकतब एक छोटी स्कूल है और मदरसा एक बड़ी स्कूल है। छोटे बच्चों को जो दी जाती है ना, छोटे छोटे बच्चों को, वो मकतब होता है, बड़े बच्चों के लिए मदरसा होता है। वास्तव में होता क्या है कि अपने यहाँ पर खूब सारे मदरसे चल रहे हैं, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक रहते हैं, वहाँ पर खूब सारे मदरसे चल रहे हैं। और मदरसे जो है वो मदरसे में 2003 से पहले की बात कर रहा हूँ, मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कैसे ही मदरसा स्थापित कर सकता है, और हर जगह अल्पसंख्यक ने, माइनॉरिटीज ने अपने मदरसे स्थापित कर रखे हैं। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है यार, आज कम जा रही है आवाज़ पीछे तक हैं। मुझे लगता है कूलर की आवाज़ ज़्यादा है ना? नहीं, आज वो स्पीकर बंद है क्या? पीछे नहीं है, सामने देखो। हाँ, वो हाँ, अब ठीक है? नहीं है? अब देखो, इसको ज़्यादा करने से ये मुंह में चला जाएगा, फिर संकट उत्पन्न हो जाएगा। अब तो सही होगा, हैं? नहीं यार,
आज तो ये सेट हो नहीं रहा है ढंग से, हैं? कमलेश आवाज सही आ रही है क्या? हैं? तुझे तो आजकल ये गालियां ही सुनाई देती हो कि हम धीरे से बोलते हैं, वो भी, है ना? हाँ, हम प्रेम से बोल रहे हैं, कमलेश को गाली सुनाई दे रही है। चलो सर, बच्चे मजे ले रहे हैं आपकी आवाज से। यार मैं कितना खुश नसीब हूं, केवल आवाज से ही मजे ले पा रहे हैं। मतलब ये तो मुझे खुश होना चाहिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जब समाज की इतनी सेवा कर दी जाए। हाँ चलो काम की बात पर आओ। काम की बात यह है कि ये जो मकतब और मदरसे बनाए गए हैं, इन मदरसों में किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और इनमें बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मान लो एक बच्चा जो 7 साल तक 8 साल तक मदरसे में पढ़ लिया, पहले मकतब में पढ़ा और उसके बाद में मदरसे में पढ़ा 7-8 साल तक, वो बच्चा 5 साल का पढ़ने लगा होगा। 7-8 साल पढ़ लिया तो बच्चा कितने साल का हो गया होगा? 10, 12, 13, 14 साल का हो गया होगा ना। अब चूंकि मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है और किसी प्रकार की उसमें शिक्षा नहीं है, आधुनिक शिक्षा है नहीं, तो वो बच्चा यदि आगे चाहे कि मैं आगे पढ़ूंगा, वो चाहे कि मैं आगे पढ़ूंगा, तो वो बच्चा स्कूल में जाएगा एडमिशन लेने के लिए। स्कूल में जाएगा, स्कूल वाले कहेंगे ला भाई टीसी ला के। टीसी तो नहीं है। वो मदरसे में जाएगा, बोले टीसी, तो बोले टीसी क्या होती है भाई, हम तो कुरान की आयतें जानते हैं, टीसी का हमें थोड़ी पता है। तो मार्कशीट देते, बोले मार्कशीट क्या होती है? धार्मिक शिक्षा में तुझे निपुण कर दिया है, परंपरागत शिक्षा में तुझे निपुण कर दिया है, यही बात है कि तू धर्म के बारे में अच्छा नॉलेज रखने लग गया है, लेकिन टीसी मार्कशीट नहीं है। तो फिर स्कूल वाले कहते हैं कि भाई टीसी मार्कशीट नहीं है तो हम लोग पहली क्लास में एडमिशन दे सकते हैं, बैठ जाए यहाँ। अब पहली क्लास में 15 साल का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो निश्चित सी बात है कि वो बच्चा पढ़ाई छोड़ देगा। और ऐसा एक बच्चा नहीं है, पूरा का पूरा समुदाय है। जब पूरा का पूरा समुदाय यानी अधिकांश समुदाय के बच्चे जब पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, आधुनिक शिक्षा लेंगे ही नहीं, तो मुझे बताओ शिक्षा के मामले में कितने पिछड़ जाएंगे। इसलिए सरकार को इन पर ध्यान देना जरूरी था। सरकार ने एक जयपुर में एक बोर्ड की स्थापना की। देखो ऐसे में दिक्कत भी आती है। अब जब वो बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे तो कोई ना कोई अपना धंधा देखेंगे, धंधा देखेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति कहीं मजदूरी पे चला जाएगा, कोई अपना बिजनेस करेगा, लेकिन कुछ लोग उनमें से धर्मगुरु भी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? धर्मगुरु बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म की शिक्षा ले ली है ना 5-7 साल। आप मुझे सोच के बताओ, एक कोई बालक जो 5-7 साल अपने बचपन में धर्म की शिक्षा लेके यदि उस अपने धर्म का धर्मगुरु बनता है तो निश्चित रूप से वो अपने और दूसरे समाज के लिए खतरा होता है, चाहे कोई सा भी धर्म हो। मैं किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। यदि हिंदू धर्म की शिक्षा एक बच्चे को आपने 5वीं क्लास तक दे दी, 7वीं क्लास तक दे दी, धर्म की शिक्षा दी, आपने वेद ही वेद पढ़ाए उनको, और फिर उसको आपने एक बहुत बड़ा महान पंडित बना दिया, तो ऐसा पंडित अधजल गगरी छलकत वाली सी बात हो जाएगी। ऐसा पंडित मेरे ख्याल से अपने खुद के और दूसरे समाज दोनों के लिए क्या बन जाएगा? खतरा बन जाएगा, क्योंकि उसे धर्म का कोई नॉलेज नहीं है, केवल वो धर्म के बारे में हल्का सा जान पाया अपने बचपन की अवस्था में। इसलिए ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सरकार ने जयपुर में 2003 में एक मदरसा बोर्ड की स्थापना की, और इस मदरसा बोर्ड को कहा कि ध्यान रखना, कोई भी मदरसा बिना पंजीकरण के चलेगा नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के चलेगा नहीं। इसने बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की कि आज के बाद राजस्थान में कोई भी जो नया मदरसा खुलेगा वो पंजीकृत होगा, और नए पुराने जितने भी है वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन करवा के जाओ, वरना बैन कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। सब मदरसा जितने भी चल रहे थे वो दौड़ दौड़ के इसके पास आए और आके कहा कि बताओ क्या करना है रजिस्ट्रेशन। बोले यहाँ साइन करो। तो बोले साइन से पहले पढ़ तो ले हम इसमें क्या लिखा हुआ। उसमें पहली लाइन लिखी हुई थी कि आप भले दीनी तालीम देते रहिए लेकिन आपको आधुनिक शिक्षा देनी जरूरी होगी। तो उन्होंने कहा साइन नहीं करेंगे, हमारे पास आधुनिक शिक्षा के तो मास्टर ही नहीं है, हमारे पास तो व्यवस्था ही किसकी है? धार्मिक शिक्षा की है। भाई हमारे पास तो मौलवी जी है, गुरु जी है, उल्मा है, लेकिन हमारे पास वो थोड़ी है कि साइंस पढ़ा देगा, मैथमेटिक्स पढ़ा लेगा, विज्ञान पढ़ा देगा, हिंदी पढ़ा देगा, वो तो टीचर ही नहीं है हमारे पास, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। तो बोले वो व्यवस्था हम देंगे, तुम साइन करो। कहा कि दीनी तालीम जैसे 4 घंटे तक आप बच्चे को बुला रहे हो तो 2 घंटे दीनी तालीम दे सकते हो, लेकिन 2 घंटे तक उस बालक को आधुनिक शिक्षा देनी अनिवार्य है। इसका मतलब इन मदरसों के जो मदरसे पंजीकृत हो गए, बिना पंजीकरण के चलाए नहीं जा सकते, और जो पंजीकृत हो गए वो एक प्रकार के स्कूल है।
गवर्नमेंट के स्कूल हो गए, सरकार ने उनमें पैरा टीचर्स लगाए, जिन्हें मदरसा पैरा टीचर्स के नाम से जानते हैं हम लोग। वो पैरा टीचर्स जो थे वो पैरा, और उनको संसाधन दिए गए, जैसे स्कूल में होता है ना, वैसे सारी किताबें, यूनिफॉर्म, MDM, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाती है, और सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा के उन बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो बच्चा धर्म की शिक्षा भी ले रहा है, लेकिन साथ साथ में वो क्या कर रहा है, आधुनिक शिक्षा भी ले रहा है। इसलिए अब धीरे धीरे ये हो गया कि बच्चे धार्मिक शिक्षा में तो केवल मकतब तक जाने लगे, और बाद में उस मदरसा में उस पैरा टीचर्स के बाद, क्योंकि अब समाज भी तो समझ रहा है कि पढ़ना जरूरी है, केवल धर्म की शिक्षा से कुछ नहीं होगा, तो वो मदरसा में पढ़ रहे हैं आराम से, और फिर उसकी मार्कशीट और अंक तालिका लेके आगे 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। इसका मतलब है मकतब और मदरसा जो थे उनको संचालित करने के लिए हमने किसको बनाया है, बोर्ड को बनाया। अब उनको वो सारे संसाधन उपलब्ध करवाना, नई शिक्षा देना और उनको पंजीकृत करने का काम किसका हो गया है, मदरसा बोर्ड का हो गया है। ठीक है, अगला लिखो। 2 बोर्ड हो गए ना हमारे, अगला केवल एक नाम लिखो, BSF। BSF लिख लो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। शिक्षा से कोई लेना देना है क्या? तो लिखो बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका लिख लिया क्या आपने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? वेरी, हाँ हाँ, शिक्षा कर्मी में उन्हीं व्यक्तियों को लगाया था जो अधिक पढ़ा लिखा था। अब उसमें ये मायना नहीं था कि भाई अधिक पढ़ा लिखा, कई बार वरिष्ठता का उल्लंघन भी किया गया, लेकिन कम से कम 8वीं या 10वीं उसने कर रखा था या 12वीं कर रखा था, ऐसे शिक्षकों को लगाया था। संविदा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सरकार कर्मचारियों से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम आपको 5 साल के लिए लगा रहे हैं या 10 साल के लिए लगा रहे हैं, इतनी सैलरी देंगे, और बिना किसी नोटिस के या बिना कोई गलती के, इस प्रकार की गलतियां के बिना हम आपको निकालेंगे नहीं। मतलब एक थोड़ा सा भविष्य तय हो जाता है कि हाँ जल्दी से नहीं निकाला जाएगा, हमें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। एक संविदा, एक करार हो जाता है सरकार और उस व्यक्ति के बीच में। मदरसों में किताबें अलग होती है, अपनी अपनी जैसी होती है मदरसों में, सेम। हाँ, संविदा शिक्षक की योग्यता वही योग्यता होती है जो NCT तय करता है एक सामान्य शिक्षक के लिए। यदि 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रहे हैं ना, तो निश्चित सी बात है कि उसका DLED होना जरूरी है, और 6 से 8 के लिए हम संविदा पर लगा रहे हैं तो निश्चित है कि उसका B.Ed और ये पात्रता परीक्षाएं पास होनी जरूरी है। योग्यता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती है, योग्यता ही वही होगी। पेमेंट में कमी की जा सकती है, पेमेंट में कमी की जा सकती है। अब एक तो यही पूछ रहे हैं मुझे कि सर इन पैरा टीचर्स को सैलरी मिलती है क्या? नहीं मिलती है, समाज सेवी होते हैं ये। पैरा टीचर्स क्यों बन रहा है व्यक्ति? सैलरी के लिए ही तो बन रहा है ना, तनख्वाह तो दी जाती है। ठीक है, लिखो बालिका शिक्षा फाउंडेशन। कितनी सैलरी होती है ये तय नहीं है, लेकिन पिछले दिनों गहलोत सरकार ने एक, आपको पता हो तो, ये पैरा टीचर्स के लिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए, संविदा कर्मियों के लिए एक अधिनियम पारित किया था। ये पहला अवसर था राज्य में जब कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए संविदा कर्मियों के लिए एक अधिनियम आया था, और उस अधिनियम में कहा था कि पहली जो सैलरी होगी ना वो 16,600 रुपये कैसे होगी, इससे कम की नहीं होगी। और यदि 9 साल का उन्होंने अनुभव ले लिया, 9 साल लगातार उस पद पे काम कर लिया उन्होंने, तो उनकी सैलरी बढ़ाकर 29,000 रुपये कर दी जाएगी। और हाँ वो, और उसके बाद में यदि उन्होंने 9 साल और काम कर लिया तो उनकी सैलरी बढ़ा के 54,000 कर दी जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस का था, और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमने केवल और केवल अभी एक ही वैकेंसी को लिया है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में। जो महात्मा गांधी स्कूल है ना, उनमें हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इस अधिनियम के बनने के बाद एक वैकेंसी करवाई है, और अब भविष्य में भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी होगी इसी अधिनियम के तहत चलेगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन लिखो, स्थापना। स्थापना हुई थी राजस्थान दिवस के दिन 30 मार्च 1995 को, और कहां पर? जयपुर में। उद्देश्य
या कार्य एक ही बात है? क्या करूं रे इन लोगों का। सर शिविरा के आगे 1960 के आगे ओब्लिक लगा के 1966 क्यों लिखा? ऐसे ही जगह पड़ी थी इसलिए लिख लिया। लिखो उद्देश्य। मेरे पास जगह बच गई थी तो मैंने कहा क्या करूं 1966 लिख देता हूं। उद्देश्य में लिखो, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाना, विभिन्न योजनाएं चलाना। विभिन्न योजनाएं, अब ये योजनाएं चला रहा है वर्तमान में 7, उनको हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं में। तो वहां मैं दोबारा ये नहीं लिखवाऊंगा कि बीएसएफ क्या है, मैं यही लिखवाऊंगा बीएसएफ द्वारा चलाई जाने वाली योजना। जैसे आपने सुना है गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, वो योजनाएं ये फाउंडेशन ही चला रहा है। सरकार ने स्थापित किया था जयपुर में 30 मार्च 1995 को। अच्छा देखिए, जैसे मान लो एक कोई वैकेंसी होती है, क्या होती है? वैकेंसी होती है। ध्यान से सुन लेना सभी, है ना? अशोक तू भी सुनना। एक कोई भर्ती हुई 20,000 पदों पर। कितने पदों पर? उदाहरण दे रहा हूं मैं। उन 20,000 पदों पर भर्ती होने के बाद उन 20,000 पदों पर बालकों को ज्वाइनिंग देती गई। इसका मतलब पोस्टिंग हो गई, पूरे 20,000 पद भर गए, कंप्लीट हो गए। अब इनको नौकरी करते हुए किसी को 6 महीने हो गए, किसी को साल हो गए, जैसे ज्वाइनिंग दी उस हिसाब से समय हो गया, चाहे कितना ही समय हो गया, साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने। अब इसके बाद किसी ने कोर्ट में रिट लगाया कि उस भर्ती में एक सवाल गलत था, एक सवाल गलत था। उस सवाल पर कोर्ट में रिट लगाया तो कोर्ट ने अधीनस्थ बोर्ड को आदेश दिया कि वो आपका सवाल गलत था, विशेषज्ञ कमेटी से दोबारा रिव्यू करवाइए। दोबारा स्पेशलिस्ट एक विशेषज्ञ कमेटी बिठाई गई, एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई, उस कमेटी ने उस सवाल को चेंज कर दिया। चेंज कर दिया तो कोर्ट ने आदेश दिया कि अब रिजल्ट भी क्या कीजिए, दोबारा रिवाइज कीजिए। तो उसने दोबारा रिवाइज रिजल्ट किया। जब दोबारा रिवाइज रिजल्ट किया तो मान लो 18,000 लोग तो वही थे जो अब तक ज्वाइनिंग कर चुके हैं, लेकिन 2,000 लोग ऐसे हैं जो इन 20,000 में से तो बाहर जाएंगे और नए 2,000 लोग आएंगे, नए 2,000 लोग आएंगे। अब मान लो इन लोगों को नौकरी की करते हुए किसी को 3 महीने 6 महीने या ज्वाइनिंग तो हुई है ना उनकी, उसके आधार पर ही हुई है कि नहीं हुई। यदि इन 2,000 लोगों को बाहर निकालें तो ये चले जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट फिर सरकार के खोपड़ी में देगा, माथे में देगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हारा रिजल्ट ही सही नहीं था तो इनको ज्वाइनिंग क्यों दी? भाई तुम्हारा रिजल्ट ही सही नहीं था, इनको ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग दे दी है, इसका मतलब ये योग्य है, आप इन्हें हटा नहीं सकते। तो सरकार क्या करें, पोस्टें तो 20,000 ही थी, और उधर वो 2,000 है ना जो नए आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा सरकार का दिमाग खराब हो रखा है, हमारा सिलेक्शन हो रखा है और हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। तो सरकार ज्वाइनिंग दे कहाँ? इसलिए सरकार क्या करती है, इस भर्ती में फाइनेंस वित्त विभाग से एक मंजूरी लेती है और 2,000 नए पद सर्जित कर देती है। क्या कर देती है? नए पद सर्जित कर देती है। इन नए पद जो सर्जित किए गए ना 2,000, इनको कहते हैं शैडो पोस्ट, छाया पद। क्या करना? छाया पद, जो वर्तमान की वैकेंसी में हो रहा है, वर्तमान की वैकेंसी में हो रहा है ना एसएसटी में, जिसमें शैडो पोस्ट क्रिएट की जा रही है। कई लोग पहले ज्वाइनिंग कर चुके हैं, अब रिवाइज रिजल्ट हुआ है तो उसके अनुसार नए लोग शामिल हो गए हैं, इसलिए अब शैडो पोस्ट क्रिएट हो रही है। ये होता है शैडो पोस्ट। चलो भाई आगे बढ़ो, एक और लिखो, बीएसजी। बीएसजी का मतलब क्या होता है? भारत स्काउट गाइड, भारत स्काउट गाइड। क्या बता सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में जयपुर में। जयपुर में। स्काउटिंग जानते हैं क्या आप?
गए हुए भी है क्या स्काउटिंग में? कौन सा सोपान किया है? पहला तो स्कूल में ही हो जाता है, जाना ही नहीं पड़ता है। दूसरा सोपान बाहर होता है। दूसरे सोपान के लिए आपको कैंप में जाना पड़ेगा, प्रशिक्षण में। तीसरे सोपान के लिए आपको फिर कैंप में जाना पड़ेगा। उसके बाद राज्य पुरस्कार होगा, राज्यपाल सम्मानित करेगा। उसके बाद राष्ट्रपति पुरस्कार होगा और फिर आपको राष्ट्रपति सम्मानित करेगा। फिर बीच बीच में स्काउटिंग की जमूरी होती रहती है। ब्लॉक लेवल की भी होती है, जिला लेवल की होती है, राज्य लेवल की होती है, नेशनल लेवल की होती है, इंटरनेशनल लेवल की भी होती है। आपको पता है अभी नेशनल लेवल की एक जमूरी हुई थी रोहट में, रोहट पाली में। स्काउटिंग वाला लगा था ना बड़ा मेला, वो एक नेशनल लेवल की एक क्या थी, जमूरी का आयोजन किया गया था। अच्छा है क्या स्काउट? अच्छा, लड़का जो होता है ना उसको स्काउट कहते हैं और लड़की जो होती है उसको गाइड बोलते हैं। ये तो एक स्टेज पे जाके है, बाकी तो पहले बुलबुल, टिमटोला, अलग अलग नाम होते हैं इनके, और फिर आगे रोवर, रेंजर, अलग अलग नाम हो जाते हैं। बताओ देखें है क्या स्काउटिंग? मुझे संक्षेप में समझाओ स्काउटिंग क्या है। आपातकालीन परिस्थितियों में सैनिक की तरह कार्य करना, मतलब काफी हद तक सही है। अब मैं आपको समझाऊं, ये दुनिया का सबसे बड़ा गणवेशधारी समाज सेवी आंदोलन है। एक आंदोलन है ये, आंदोलन के रूप में समाज सेवा का जीमा उठा रखा है स्काउटिंग ने, और वो भी गणवेशधारी। कह रहे हैं समाज सेवा करेंगे, आंदोलन के रूप में करेंगे। मतलब एक जगह नहीं है, पूरी दुनिया में एक साथ हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, और गणवेश पहनकर करेंगे, बिना वर्दी के समाज सेवा नहीं करेंगे। ये गणवेशधारी और दुनिया का सबसे बड़ा समाज सेवी आंदोलन है ये। इस आंदोलन की शुरुआत तो बेडेन पावेल ने की थी। स्काउटिंग की शुरुआत तो बेडेन पावेल ने की थी, लेकिन जब बेडेन पावेल ने स्काउटिंग की टुकड़ी बनाई थी, वो टुकड़ी जब विश्व युद्ध हुए थे ना, उस समय आपको पता है ब्रिटेन बुरी तरह से फंसा हुआ था। ब्रिटेन उस समय लगभग 20 देशों में उपनिवेश बना रखे थे अपने। भारत जैसे उसके पास 20 देश कब्जे में थे, तो सभी लोग उसके विरोधी हो गए थे। उस समय इस स्काउटिंग की टोलियों ने बहुत गजब का सहयोग दिया था। जब गजब का सहयोग दिया तो ये विचारधारा सब जगह फैली थी। फिर बेडेन पावेल की लुगाई भारत में आई थी और उसने आके भारत में इसकी स्थापना की थी। भारत में तो इसकी स्थापना पहले ही हो चुकी थी, लेकिन राजस्थान में उस भारत स्काउट गाइड जो भारत में स्थापना हुई उसका नाम क्या रखा हमने, भारत स्काउट गाइड। और भारत स्काउट गाइड की राजस्थान में स्थापना हुई थी 1950 में। कार्यालय खुला था जयपुर में, है राजस्थान का, लेकिन भारत स्काउट गाइड का एक ब्रांच ऑफिस है। ध्यान रह जाएगा, ध्यान रखना। इसकी तर्ज पर राजस्थान ने खुद ने, राजस्थान तो आपको पता है अलबेला राज्य है, राजस्थान ने कहा कि भारत स्काउट गाइड तो पूरे भारत में चल रही है, उसको तो पूरे भारत के केंद्र के नियमों के अनुसार चलाना पड़ रहा है। हम अपनी एक नई स्काउटिंग और स्थापित करेंगे जिसका नाम है हिंदुस्तान राजस्थान राज्य। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, और किस किस काम की है ये? हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान, स्काउट गाइड राजस्थान, सॉरी, हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य। ये लो, ध्यान रखना है, भारत स्काउट गाइड का नाम ले लेना तो वो तो है केंद्र की, और राजस्थान स्काउट गाइड या हिंदुस्तान स्काउट गाइड का नाम ले लेना वो किसकी है? राजस्थान की है। ये भी है और ये भी है, लेकिन दोनों अलग अलग रूपों में चलाई जा रही है। वह राजस्थान वर्तमान में इसको भी संचालित कर रहा है और अपनी एक नई स्थापित कर ली है, इसको भी संचालित कर रहा है। और ये नई स्थापित की, इसका कार्यालय खोला है इसने नवंबर 2015 में। कब की बात है? नवंबर 2015 में, जयपुर में ही। लिखो तो, बीएससी में लिखो। यह विश्व का सबसे बड़ा, यह विश्व का सबसे बड़ा गणवेशधारी समाज सेवी आंदोलन है। विश्व का सबसे बड़ा गणवेशधारी समाज सेवी आंदोलन है।
हाँ, क्या हो गया? कण्वे स्तरीय समाज सेवी आंदोलन है, ठीक है। फिर नीचे नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखो, हिंदुस्तान स्काउट गाइड, हिंदुस्तान स्काउट गाइड, हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य, हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य की स्थापना 2015 में जयपुर में की गई, की स्थापना 2015 में जयपुर में की गई। दो 2015 में जयपुर में की, बस हो गया क्लियर। अब एक संस्था है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर, उसमें मैं केवल यही पढ़ाने वाला हूं कि राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर में है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन है और राजकीय संस्थान है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपको कई कंफ्यूज कर सकता है कि कौन सी स्कूल शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन नहीं है, तब उसमें पहले ही लिखा हुआ दिखेगा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, आपको लगेगा यार कॉलेज स्कूल के अधीन थोड़ी होती है, जबकि ये जो शारीरिक शिक्षा बीपीएड कॉलेज है वो कौन से विभाग के अधीन काम कर रहा है? माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन काम कर रहा है। जैसे जितने भी बीएड कॉलेज है वो सारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन काम कर रहे हैं, वैसे ये बीपीएड कॉलेज भी काम कर रहा है। फिर इसके बाद में एक है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, उसमें तो कोई विशेष बात ही नहीं है, वो तो आपको यही जानना है कि कई बार पूछ ले कि शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है, जो राजस्थान का एकमात्र केवल खेल विद्यालय है, वो बीकानेर में, राजकीय गवर्नमेंट का खेल विद्यालय है और वो कहाँ पर है? बीकानेर में, जिसका नाम क्या रखा गया है? शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, ठीक है। अब और कौन सा बचा? अब 3 एजेंसियां बची है ना, देखो एक संस्थान लिखो अगला, बीएससीआर। इस बीएससीआर को हम लोग प्रेम से आरबीएससी भी कहते हैं। बीएससीआर को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीएससी, आरपीएससी नहीं है, आरबीएससी। अच्छा, बीएससीआर का पूरा नाम हो जाएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। मतलब हिंदी में क्या बन जाएगा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आरबीएससी का मतलब होता है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, एक ही बात है, किसी भी नाम से जान सकते हो इसको। थोड़ा मैं रो लूं के बैठ के? हैं? थोड़ा रो रहा हूं मैं ना, तो मुझे रोकने का प्रयास करना कि नहीं सर मत रो, फिर भी रो रहा हूं मैं, हैं? रो लूं मैं? अरे बारे, मैं किस बात पे रो रहा हूं? मैं इस बात पे रो रहा हूं, मुझे पूछा जा रहा है कि सर वरिष्ठ क्या होता है, मैं इस बात पे रो रहा हूं, हैं? क्या होता है वरिष्ठ? वरिष्ठ को सीनियर कहते हैं, क्या कहते हैं? सीनियर कहते हैं। मुझे लगता है कि यदि मैं बता भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
एक कहता है सर गणवेशधारी क्या होता है? गणवेशधारी मतलब एक जिसकी निश्चित यूनिफॉर्म होती है वो गणवेशधारी होता है। यदि ये बिना यूनिफॉर्म के ही और बिना ड्रेस के ही आते तो हम कहते हैं कि नंगा समाज सेवी आंदोलन है, मतलब नंगे होकर समाज सेवा करते हैं ना पूरी दुनिया की। इन्होंने एक स्पेशल गणवेश पहन रखी है, यूनिफॉर्म पहन रखी है। रोने से पहले रोने का कारण बता देंगे, बता दिया मैंने, यही कारण है। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने कोविड में पढ़ाई की है? 10वीं 12वीं। ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूं रे। ऑफलाइन वालों को भी तो मन कर रहा है ऐसे सवाल पूछने का, लेकिन वो बेइज्जती से डरते पूछते नहीं है। बोले रहने दे, तुड़ी लगा वरिष्ठ को, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, एक ही तो नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, इज्जत तो बची रहेगी। ठीक है, गणवेशधारी की लाइन को समझाओ। बहुत बढ़िया। गणवेशधारी मतलब एक निश्चित यूनिफॉर्म होती है बेटा, एक निश्चित यूनिफॉर्म है। हाँ ये तो बता रहे हैं कि राजस्थान में आज जोधपुर में सीमा मिश्रा आ रही है। क्या फर्क पड़ता है आने को, तो यहाँ एक दिन उर्फी जावेद भी आई थी, आलिया भट्ट भी आई थी, लेकिन उसे क्या हो गया है? कैटरीना कैफ भी आके गई थी हैं? सलमान खान तो आता ही रहता है बेचारा। तब्बू आती रहती है। चलो अब वापस आ जाओ, वापस लौट जाओ, इतना ही समय मिलता है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। शेडो पोस्ट किस में आता है? शेडो पोस्ट तो पोस्ट में ही आता है बाद में। एक बार शेडो पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है फिर वो पोस्ट में ही आ जाएगा, पोस्ट ही मानी जाएगी। किस में? एनसीसी की तरह होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। शाबाश शाबाश, ऑनलाइन वाले तो एक्टिव हो गए, मुझे पता ही नहीं है, इतने सवाल आ रहे हैं। सेंटर में सुविधा का क्या रूल है? सेंटर में संविदा का क्या रूल है? वही रूल है जो राज्य में है, वही है जो राज्य में है। आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। दे रहा हूं जय हो संतोषी, दे रहा हूं। वकील कौन बन सकता है? वकील मेरी तरह जो बकवास कर ले वो बन सकता है। सेकंड ग्रेड में भी है क्या ये? नहीं नहीं, सेकंड ग्रेड में नहीं है सिलेबस में। नहीं नहीं है। पढ़ा लूं? ये रुकेंगे नहीं? अरे क्या नहीं रुकेंगे, रोकना मुझे आता है, लेकिन मैं सोचूं शुरुआत में ही क्या रोकूं, रहने दो। वरिष्ठ आयुक्त, वरिष्ठ आईएएस होते हैं। अध्यक्ष की क्या रैंक होगी? अध्यक्ष की कोई रैंक नहीं होती है, अध्यक्ष कोई भी हो सकता है। यदि आपकी अच्छी अप्रोच है तो आपको फोन आएगा उधर से भजन लाल जी का कि क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं सर, गीता भवन में बेटा बेटा पढ़ रहा हूँ। क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ। बोले 21 साल के हो गए? कि बोले हो गए। आ जाओ तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बन जाओ। ये रैंक होती है, समझ गए ना? अध्यक्ष की कोई निर्धारित रैंक नहीं होती है। ठीक है, अब ऑनलाइन वाले भी दाब गए, बोले नहीं सर अब पढ़ा दो। पढ़ाऊंगा बेटा पढ़ाऊंगा। एक कह रहा है कि सर आप गंगाधर जैसे लगते हो। ये तो 2-3 दिन से कह रहा है हैं? हाँ, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। सर आप पढ़ाओ। नहीं पढ़ाऊंगा, बातें करूंगा। क्या कर लोगे तुम? तुम भी तो करते हो ना, तुम्हारी मर्जी होती है, वैसे कमेंट कर देते हो। अब थोड़ी देर के लिए इनको शेडो पोस्ट में क्रिएट कर दिए, है ना? थोड़ी देर रोक दे इनको, लास्ट में मैं देख लूंगा क्या क्या मामला है। कोई काम का निकलेगा क्या? लगता तो नहीं है इनको देखकर कोई उम्मीद है मुझे, लेकिन फिर भी देखो। BSCR लिखो, लिखो लिखो, काम की बात लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम जाया हो रहा है। हाँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेरी गुड, लिखो स्थापना। कब हुई है? 4 दिसंबर 1957 को। कहां पर हुई है? जयपुर में।
ये स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है? मुदालियर आयोग की सिफारिश पर, मुदालियर आयोग की सिफारिश पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 द्वारा, ये लो इतना लंबा लिखना है, फिर स्थापना हो गई है। स्थापना हो गई तो इसका करवाओ ट्रांसफर, स्थानांतरण। इसका स्थानांतरण हुआ है 1 जनवरी 1961 को, और ये जयपुर से कहाँ आ गया? अजमेर आ गया। और स्थानांतरण भी किसी न किसी के बिना घोचे के नहीं हुआ है। किसने घोचा किया? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर उद्देश्य लिखो। उद्देश्य में लिखो भाई, लिख लो फटाफट से लिखो। उद्देश्य में लिखो, माध्यमिक शिक्षा में एक रूपता एवं गुणवत्ता लाना। माध्यमिक शिक्षा में एक रूपता एवं गुणवत्ता लाना। एक रूपता एवं गुणवत्ता लाना। अच्छा देखो, एक आयोग था जिस आयोग का नाम है मुदालियर आयोग। क्या नाम है? मुदालियर आयोग। आगे मैं आयोगों की चर्चा करने वाला हूं अलग से, लेकिन इतना ध्यान रखें, एक आयोग है जिसका नाम है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग का गठन हुआ था 1952 में, और उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी 1953 में। मतलब 1952 में गठित हुआ, 1953 में रिपोर्ट सौंपती। वास्तव में उसका नाम था माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्या नाम था? लेकिन उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए आयोग का नाम क्या हो गया था? मुदालियर। इतना ही ध्यान रखना है कि मुदालियर आयोग है। मुदालियर आयोग को इसलिए गठित किया गया था हिंदुस्तान में कि वो इस बात की सिफारिश दे, इस बात की समीक्षा करे और उसके बाद सुझाव दे सरकार को कि माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन यानी 9 से 12 की शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाई जा सके। उसने जब समीक्षा की, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें दी, तो सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण बात बताई उसने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में तब तक गुणवत्ता नहीं आ सकती है जब तक कि उसमें एक रूपता नहीं आती है। उसमें क्वालिटी लानी होगी यदि माध्यमिक शिक्षा में, तो पहले क्या लानी पड़ेगी? एक रूपता, सिमिलरिटी लानी पड़ेगी। एक रूपता का मतलब यह हो गया कि माध्यमिक शिक्षा का पूरे राज्य में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा और एक जैसा ही मूल्यांकन होगा। भाई एक रूपता का मतलब यही हो गया, पाठ्यक्रम भी एक जैसा हो और मूल्यांकन भी एक जैसा हो। यदि मान लो मेरा पाठ्यक्रम मेरी स्कूल का अलग है और मूल्यांकन अलग है, इसकी स्कूल का अलग से पाठ्यक्रम है और अलग से मूल्यांकन है, तो मैं मेरी स्कूल का मेरे स्तर पर ही पढ़ाऊंगा और मेरे स्तर पर ही मूल्यांकन कर लूंगा और बच्चों को मार्कशीट दे दूंगा, ये अपनी अलग दे देगा। अब मेरी स्कूल के एक बच्चे के 40% बनाए और उसकी स्कूल के बच्चे के 80% बनाए, क्या ये तुलना की जा सकती है कि ये बच्चा उस बच्चे से आधा कमजोर है या ये बच्चा उससे दुगुना होशियार है? ऐसी तुलना नहीं, क्योंकि एक रूपता नहीं है। तो इस मुदालियर आयोग ने इस बात पर आंसू बहाए, उसने कहा कि तुम लोग माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता की बात कर रहे हो, पहले कम से कम एक रूपता लेकर आओ।
तो कहा कि कैसे लाएं, क्योंकि आयोग का मतलब इतना ही नहीं होता है कि केवल सुझाव दे दे, ये भी बताएं कि हम लोग किस तरीके से लाएं। तो उसने अपने को सुझाव दिया, उसने कहा कि हर राज्य में आपका एक माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड होना चाहिए, मतलब एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के लिए स्वायत्तशासी निकाय के रूप में काम करे। इसकी बात को मानते हुए हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 पारित करवाया राजस्थान विधानसभा से। क्या करवाया था? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1 दिसंबर को पारित हुआ था। ये 1 दिसंबर 1957 को यह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम की धारा 4 में लिखा हुआ था कि राजस्थान में एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी शीघ्र। और हमने इसकी बात को मानते हुए 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कर ली। अब मुझे बताओ, इसका कार्य, इस उद्देश्य समझ में आया कि नहीं आया? इसका उद्देश्य क्या होगा? एक रूपता एवं गुणवत्ता लेकर आएगा कि नहीं? इसका मतलब माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाएगा और उसका मूल्यांकन करेगा, ये काम इसको दे दिया जाएगा। अब ये जयपुर में चल रहा था, लेकिन पी सत्यनारायण साहब ने कहा कि जयपुर में नींद ज्यादा आती है, इसलिए इसको कहां चलाओ? अजमेर में चलाओ। नहीं, पी सत्यनारायण साहब ने ये कहा कि बाकी भले ही संस्थान को आप कहीं भी चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये संस्थान ऐसा है जो स्टूडेंट के काम का है, जिसमें स्टूडेंट आता जाता रहेगा और पूरे राजस्थान से आएगा, इसलिए इसको राजस्थान के बीच में अवस्थित होना जरूरी है। इसलिए हमने इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जयपुर वाले को फोन किया, बोले अपने पूरे सामान को विथ स्टाफ मेटाडोर में डाल दे, और डाल के सीधे 200 फीट बाईपास होते हुए किशनगढ़ होते हुए कहाँ पहुंच जाओ? अजमेर। और अजमेर में हमने सेंट्रल जेल के ठीक सामने एक जगह ली किराए पर, और किराए पर लेके उस जगह में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को उतार दिया, सामान खाली कर दिया, फिर उसका नया भवन बनाया। 1973 से ये भवन चल रहा है, जो वर्तमान में आप भवन देख रहे हो, और इसमें ये चलने लगा। लेकिन अजमेर में कब से चलने लगा है? 1 जनवरी 1961 से। तो 2 दिन पहले ही गए थे, लेकिन फिर 2 दिन बोले यार अब पुरानी साल जा रही है, क्या करेंगे 2 दिन आना सागर, फोई सागर, वहाँ घूम लिए वो आराम से। और फिर 1 जनवरी से उन्होंने कार्य शुरू कर दिया था, नई साल से कार्य शुरू कर दिया था, और उद्देश्य हो गया एक रूपता और गुणवत्ता लाना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताओ, इस बोर्ड का मुखिया कौन होता है? अरे बोर्ड का मुखिया कौन होता है? वेरी गुड, अध्यक्ष। और अध्यक्ष की कोई रैंक होती है क्या? नहीं, तभी तो पेपर लीक हो गया। हुआ था ना बोर्ड ने रीट का पेपर, वो तो आरपीएस से संबंधित है, वो नहीं है। इससे तो डीपी जारोली याद है क्या आपको? काम का ही नहीं रहा आपसे को काम नहीं पड़ा। डीपी जारोली इस बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कोई बता सकता है क्या? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष है मदन दिलावर, तो शिक्षा मंत्री है ही नहीं। इस बोर्ड का अंतिम अध्यक्ष था डीपी जारोली। अब तो और हो जाएगा आगे, जरूरी नहीं है, लेकिन डीपी जारोली के टाइम में बोर्ड का पेपर लीक हो गया था। हालांकि हम ये नहीं कहते कि वो डीपी जारोली ने करवाया था, लेकिन अध्यक्ष पद पर होगा तो बदनामी तो होगी ना। अरे आप कुछ घटनाक्रम करके आओगे तो घर का मुखिया होगा ना, बेइज्जती उसकी ज्यादा होगी। तो कोई ना कोई घटनाक्रम हुआ, उसकी वजह से उस डीपी जारोली की बेइज्जती हुई, इसलिए डीपी जारोली बेचारा भागता फिरान। फिर रोजाना अखबार में आती थी आज जारोली वहां दिखा 2 मिनट के लिए, आज वहां दिखा, जारोली पकड़ा नहीं जा रहा है, उसे पूछताछ नहीं हो रही है, भाग रहा है, चुप रहा है, मिल ही नहीं रहा है, ऐसी खबरें फैली। बहुत बदनाम हो गया, ये पूरा बोर्ड ही बदनाम हो गया। इतना बदनाम हो गया जितनी मुन्नी बदनाम नहीं हुई थी। ये वास्तविक है, मतलब इतना ज्यादा बदनाम हो गया। जो लोग नजदीक से निकलते देखते, अरे है अच्छा ये है वो बोर्ड, अच्छा ये मतलब जिसने पेपर लीक करवाया, लगने लगा कि इस बोर्ड ने ही पेपर लीक करवाया। अब इसका कोई अध्यक्ष है ही नहीं, मुझे लगता है नहीं, मतलब बन नहीं रहा है कोई। सरकार किसी को कहती है कि चलो तुम्हें बोर्ड का अध्यक्ष बना देते हैं, अब वो सीट पे जाके थोड़ी बैठेगा यार। यदि बैठ भी जाएगा तो लोग उसको तिरछी नजरों से देखेंगे, बोले अच्छा अब यह है, पहले वो था, अब ये करवाएगा, इसलिए इसका अध्यक्ष है ही। इसके नियमावली में लिखा हुआ है कि जब तक अध्यक्ष नहीं होगा इसका प्रशासक होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और प्रशासक कोई सरकारी अधिकारी होगा। इसलिए हमने वर्तमान में इसका प्रशासक बना रखा है श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री को। एक श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री आईएएस है, उनको हमने क्या दे रखा है, इसकी जिम्मेदारी दे रखी है कि आप बोर्ड के क्या है, प्रशासक। लेकिन ध्यान रखना है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हैं वो, केवल प्रशासकीय कार्य कर सकते हैं। मतलब ये कि
जैसे समझाऊं, इसके आप बता सकते हैं कि इस बोर्ड में सदस्य कितने हैं? अरे बोर्ड है, इसका मतलब स्वायत्त शासी निकाय है। स्वायत्त शासी निकाय है, इसका मतलब दो प्रकार की समितियां हैं, एक शासी परिषद है और एक कार्यकारिणी समिति है। याद आ रहा है ना आपको? एक शासी परिषद है और एक कौन सी समिति है? कार्यकारिणी समिति है। अच्छा, ये जो शासी परिषद है ना, इसका काम है नीतियों का निर्माण करना और इसका काम है नीतियों का लागू करना या क्रियान्वयन करना। ये जो शासी परिषद है ना, इस शासी परिषद में कितने सदस्य हैं उसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं एक बोर्ड या मंडल। आप जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाते हो और एक आवेदन करते हो, मुझे मार्कशीट चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, वो जो वहां लोग बैठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे इसके हैं, कार्यकारिणी के। सब लोग कार्यकारिणी के हैं। ये केवल और केवल एक बोर्ड या सदस्यों का कुछ समूह होता है जो केवल अपने वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन करता है। अधिवेशन मतलब बैठक करता है, 2 बार ये इकट्ठे होते हैं अजमेर में, एक बार कम से कम, जरूरी होती है तो और बढ़ा लेते हैं, लेकिन कम से कम इनको 2 बार वहां इकट्ठे होना जरूरी है। और इकट्ठे होके वहां पर बोर्ड में क्या नियम बदले जाने हैं, क्या नहीं बदले जाने, उस पर प्रस्ताव लेकर आते हैं। फिर बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होता है। पारित होता है तो उसको लागू फिर ये कार्यकारिणी समिति करती रहती है। इस बोर्ड के जो सदस्य है ना, उनकी संख्या है 36। कितने? लेकिन वो हमेशा क्या अजमेर रहते हैं क्या? नहीं। जैसे मैं उदाहरण से बताऊं कौन है, अभी आपको यहाँ डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। ग्रेड फर्स्ट में तो BSCR अलग से सिलेबस में है, इसलिए एक एक सदस्य को लेकर आते हैं कि 36 सदस्य कहाँ से आए हैं। यहाँ शॉर्ट में मैं ये बता रहा हूँ, जैसे इसका एक अध्यक्ष होता है, इसमें 7 पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। जैसे एक होता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का निदेशक, एक होता है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का निदेशक, एक होता है पंचायती राज निदेशालय का निदेशक, एक होता है साक्षरता निदेशालय का निदेशक। इसका मतलब वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ष में 2 बार बैठक करने के लिए कहाँ जाएंगे? अजमेर। और सब जगह मिलकर 7 सदस्य आते हैं इलेक्टेड, 7 सदस्य आते हैं। अच्छा, 19 सदस्य आते हैं गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मनोनीत, नॉमिनेट। उनमें से 2 आते हैं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, बाकी 17 आते हैं स्पीकर द्वारा। इसके अलावा इन सब द्वारा मिलकर 2 सदस्य कोऑप्टेड होते हैं, सहव्रत सदस्य होते हैं, जो शिक्षाविद होते हैं। ऐसे करके ये 36 सदस्य बनते हैं। और वो 36 सदस्य अपने अपने जगह काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है ना इस बोर्ड के बैठक की, तब वो सदस्य उपस्थित हो जाते हैं और बैठक कर लेते हैं, और बैठक में प्रस्ताव पारित कर लेते हैं, और पारित करके वो नियम बना देते हैं, नियम बना के कार्यकारिणी के पास भेज देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? उन सदस्यों का समूह कहलाता है बोर्ड या मंडल। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 36 सदस्य हैं। यदि 36 ऑप्शन में नहीं आए तो कितना करना है? 41 क्यों करना है? क्योंकि इसमें राज्यपाल का एक भी सदस्य नहीं होता है। इसलिए पिछले दिनों राज्यपाल ने कहा कि यार आपने इतना बड़ा बोर्ड बना लिया, पेपर भी लीक भी करवा लिए, और मेरा तो एक ही मेंबर नहीं है इसमें। तो हमने एक फाइल बनाकर भेजी है कि 5 सदस्य अब राज्यपाल भी मनोनीत करेगा, लेकिन वो फाइल का भी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वो जारी हो जाएगा तो इसमें 36 की जगह कितने हो जाएंगे? 41 सदस्य। इन सदस्यों का कार्यकाल, इन सभी सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, लेकिन दोबारा नॉमिनेट हो सकते हैं, दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो गवर्नमेंट कर्मचारी है। कार्यकारिणी समिति का मतलब तो क्या है? गवर्नमेंट कर्मचारी। इस शासी परिषद का मुखिया होता है अध्यक्ष, और कार्यकारिणी समिति का मुखिया होता है सचिव। और वर्तमान में आपको पता है मेघना चौधरी इसकी सचिव है बोर्ड की। मेघना चौधरी इधर नहीं है इन 36 में, मेघना चौधरी केवल एग्जीक्यूटिव कमेटी की हेड है। मेघना चौधरी लिखा आता है, कार्यकारिणी वही, क्रियान्वित वही करती है। इन्होंने तो सिर्फ ये कह रखा है कि कोई भी आए तो 10वीं की मार्कशीट दे देना, अब देने का काम इनका है। इन्होंने ये कह रखा है कि बोर्ड सर्टिफिकेट दे देना, इतनी फीस ले लेना। ये फीस लेने और देने का काम करते हैं। समझ गए? चलिए तो लिखिए, यहां तक लिख लिया कि आपने उद्देश्य तक? फिर आगे लिखिए अध्यक्ष, सॉरी मुखिया अध्यक्ष, केवल मुखिया ही लिखना है, नीचे सदस्य नहीं लिखने हैं। और आगे कोष्टक में वर्तमान लिख के फिर खाली छोड़ दीजिए। जो भी कोई होगा उस जगह लिख लेना यदि बन जाए तो। अच्छा, अब यहीं पर एक नोट लगाओगे और एक लाइन लिखोगे मुखिया के नीचे। लिखो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सरकार द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। नीचे लिखना चाहो तो लिख लो वर्तमान प्रशासक। वर्तमान प्रशासक। लक्ष्मी नारायण मंत्री। फिर नीचे लिख लो सदस्य। आपने लिखा आरबीएससी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण, वेरी गुड। नीचे लिखा है कोष्टक में भोपाजी। भोपाजी मतलब भोपाजी मतलब भोपाजी लक्ष्मी नारायण है? नहीं, ये तो भोपाजी नहीं है। ये जवाब देने वाला, उत्तर देने वाला ये भोपाजी है। स्पष्ट लिखा करो ये तुम हैं। लिख लिया सदस्य। कार्यकाल लिख लो, कितना होता है? 3 वर्ष का। बहुत बढ़िया। अब लिखो इसके कार्य। नाम से कुछ नहीं होगा ना, किससे होगा? काम से होगा। कार्य। पहला कार्य तो क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, रीट के पेपर लीक कराना काम नहीं है इसका। पहला कार्य लिखो पाठ्यक्रम निर्माण करना, यानी पाठ्यक्रम बनाना। ये लिखो पाठ्यक्रम बनाना। पाठ्यक्रम बनाना। कंफ्यूज हुआ क्या कि यार पाठ्यक्रम ये थोड़ी बनाता है? नहीं, ये बनाता था। 2018 तक बनाता था। कब तक? 2018 में जब प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अलग अलग थी ना, तब तक ये बनाता था। 2018 में इससे वो जिम्मेदारी लेके हमने RSCERT उदयपुर को दे दी है। लेकिन अनुभवी है, माध्यमिक शिक्षा के मामले में बहुत अनुभवी है, इसलिए वो RSCERT सिलेबस तो बनाता है लेकिन सलाह इसी से लेता है, सलाह यही देता है। तो आप कैसे लिखोगे इसमें? पाठ्यक्रम निर्माण लिखा आपने, इसमें कोष्टक में लिखो 2018 तक, 2018 तक 9 से 12 का पाठ्यक्रम बनाता था। पाठ्यक्रम बनाता था, ठीक है। यहाँ इतना ही लिखना है ना, फिर RSCERT में लिख देंगे कि वर्तमान में वो बनाता है, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। दूसरा कार्य लिखो, सिलेबस बना दिया हो तो दूसरा कार्य लिखो। दूसरा कार्य लिखो मान्यता देना। मान्यता देना। मान्यता देना। किसको मान्यता देता है? क्लास 9 से 12 के जो भी स्कूल होते हैं ना, 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जो संबद्धता लेते हैं, प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि मान्यता लेंगे तो ये मान्यता एक शर्त पर देगा कि हम जैसा कहें वैसा काम करना पड़ेगा। मतलब तभी तो एक रूपता आएगी ना, भाई गवर्नमेंट होगा चाहे प्राइवेट होगा। तो लिखो कक्षा 9 से 12 के स्कूलों को, कोष्टक में लिख दो कक्षा 9 से 12 के स्कूलों को। 9 से 12 को यदि आपको मान्यता चाहिए तो कौन दे देगा? बोर्ड देगा, ठीक है। अगला लिखो मूल्यांकन करवाना। मूल्यांकन करवाना। मूल्यांकन करवाना। जैसे किसका मूल्यांकन करवाता है? वेरी गुड, लिखो जैसे कक्षा 10, कक्षा 12,
प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, एनटीएससी, आरएसटीएससी, रीट आदि ये परीक्षाएं करवाता है। 10वीं 12वीं प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, एनटीएससी, आरएसटीएससी, रीट। हो गया? हाँ, 10वीं तो जानते हैं ना आप लोग, 12वीं भी जानते हैं। अच्छा, अपना ये तो जानते होंगे आप, छोड़िए इस बात को। देखें कितना का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मुझे बताओ। एक अपना शिक्षा विभाग है एक नहीं है, जिसे हम लोग स्कूल शिक्षा विभाग कह रहे हैं वर्तमान में। इसी प्रकार से इसके सिमिलर एक विभाग और चल रहा है जिसका नाम है संस्कृत शिक्षा विभाग। नाम सुना है ना आपने? जिसकी 2700 की वैकेंसी आई है। पहली बार अधीनस्थ बोर्ड इसके साथ करवाएगा। अब तक तो उसकी वैकेंसी अलग होती थी, लेकिन अब अधीनस्थ बोर्ड अब की बार उसने कहा है कि मैं इसके साथ ही मिलाकर करवाऊंगा। इसी में पोस्टें मिल जाएगी। यदि वो सामान्य शिक्षा विभाग 10,000 पोस्टें देता है तो 2700 उसकी ओर मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? संस्कृत शिक्षा विभाग क्या है? गांव में कुछ गांव में आपने संस्कृत विद्यालय देखे होंगे। वो संस्कृत विद्यालय उस संस्कृत शिक्षा विभाग के। संस्कृत विद्यालय का मतलब क्या है? वहां सब कुछ संस्कृत में चलता है। जैसे विज्ञान भी चल रहा है तो हाइड्रोजनम, ऑक्सीजनम है, तो वहां एक अनिवार्य संस्कृत है। अपने यहाँ तृतीय भाषा के रूप में काम लेते हैं, वहां एक लैंग्वेज फिक्स है कि वो संस्कृत है। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। क्यों बनाया गया? राष्ट्रीय स्तर पर यह सोच रखी गई कि हमारी सब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का विनाश नहीं हो, उसको बचाया जाना जरूरी है। उसके लिए एक अलग से पूरे देश में एक विभाग संचालित किया जाएगा। वो विभाग स्कूलें चलाएगा और उन स्कूलों के माध्यम से संस्कृत भाषा को बचाए रखने का काम किया जाएगा। इसलिए माँ संस्कृत को हम लोग, जननी संस्कृत को हम लोग इज्जत देने के लिए, उसके सम्मान में, उसको बचाए रखने के लिए हमने संस्कृत शिक्षा विभाग की स्थापना कर ली है। अब संस्कृत शिक्षा विभाग ने अपनी बहुत जगह स्कूलें स्थापित कर रखी है, अपने मास्टर लगा रखे हैं। सेम प्रोसेस है जैसे स्कूल शिक्षा विभाग की है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें और उसमें। उसमें भी सेम वैसे ही 3rd ग्रेड टीचर, 2nd ग्रेड टीचर, 1st ग्रेड टीचर, वो सारा ढांचा है जैसे शिक्षा विभाग का ढांचा है, वैसे ही उसका प्रबंधन होता है। बस फर्क ये है कि वो अपनी स्कूलें अलग चलाता है और अपने वाली स्कूलें अलग चलती है। उसकी स्कूलें बहुत कम है, कहीं 5-10 गाँव में एक स्कूल मिलती है, कहीं 2-4 गाँव में एक स्कूल मिलती है। पहले तो ठीक थी वो स्कूलें, अब धीरे धीरे वो स्कूलें अपने समापन की ओर है। बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है उस विभाग का। उस संस्कृत शिक्षा विभाग में जो 10वीं की परीक्षा होती है ना, उसको कहते हैं प्रवेशिका, उसको बोलते हैं प्रवेशिका परीक्षा। समझ पा रहे हैं? और उसमें जो 12वीं की परीक्षा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा। इसका मतलब प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय एक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं। फिर ये मैं आगे समझाने वाला हूं आपको। एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, मतलब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। आपने कभी नाम लिया होगा इसका, देखा भी होगा, दिया भी होगा परीक्षा में, सर्टिफिकेट भी होगा आपके पास। 2-3 पढ़े, कोई काम के नहीं है। एक है, हाँ मतलब नंबर नहीं बढ़ेंगे यहाँ। एक है आरएसटीएससी, राजस्थान स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम। केंद्र ने जैसे प्रतिभा खोज परीक्षा चला रखी है ना, वैसे राज्य ने भी चला रखी है। जैसे स्काउटिंग में किया था ना, वही यहाँ भी कर रखा है इसने। और एक इसको तो कौन नहीं जानता है, रीट को। रीट को तो हम लोग सब जानते हैं। चौथा कार्य लिखो, प्रकाशन करना, पब्लिकेशन, प्रकाशन करना। प्रकाशन क्या होता है? किताब छापना, पत्र पत्रिकाएं छापना। पत्र पत्रिकाएं हर कोई भी संस्थान होगा ना, वो अपने प्रकाशन का काम तो करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ विभाग तो होंगे जो कि अपनी केवल रिपोर्ट निकालते हैं, उसका कोई विशेष नाम नहीं होता है। ये बोर्ड जो है ना, अपनी एक रिपोर्ट निकालता है और जिस पत्रिका में अपनी रिपोर्ट को छापता है, उस पत्रिका का नाम है बोर्ड जर्नल। क्या नाम है? बोर्ड जर्नल।
या इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, जनरल नहीं है, जर्नल। अच्छा, बोर्ड जर्नल जो है ना, ये किसकी पत्रिका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की पत्रिका है, और हर 3 महीने में छापी जाती है। इसका मतलब त्रैमासिक पत्रिका है। तो प्रकाशन में आगे लिख लो, जैसे बोर्ड जर्नल, कोष्टक में लिख लेना त्रैमासिक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका। त्रैमासिक पत्रिका। हो गया? तो ये अपना कौन सा बोर्ड था? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। समझ गए अब क्या करता है, क्या काम करता है, कहाँ स्थित है, क्यों करता है। अब हम लोग जो शेष बचे संस्थान है वो पढ़ेंगे कल, स्वतः ही कल पढ़ेंगे, कोई इलाज ही नहीं है, टाइम हो गया। वो होता है ना RSTB। सर CBO की रैंक DO कैसे होगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर तो CDO होता है, और JD की रैंक DD नहीं होगी क्या? सर राजस्थान में पाठ्यक्रम RBSE निर्धारित करता है या NCERT? बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू।